Excuse me, sir. Sir? Sir? आगे मूव ऑन करें बेटा। Sir? डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। मूव ऑन करो बेटा। पता नहीं है उसके तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं आइडिया। इरेज करो बच्चों, थोड़ा जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी। ये वाला लिख लिया डिस्पर्जन फोर्स। बेटा एक भी पॉइंट भूलना मत, ये नहीं सोचना कि तो बॉन्डिंग कर रहे हो आप, ठीक है। पी ब्लॉक के क्वेश्चन है सारे और ये सब पेपर में आए हुए हैं। आगे वो इरेज करो, लिखो बेटा नोबल गैसेस, नोट लिखना। लक्ष्य इरेज कर दो बेटा। हाँ जी सर। नोबल गैसेस हैव हम बात करते हैं मानते हो ये बात? क्यों? पहली बात ये मोनो एटॉमिक होता है, नो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन। इनके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होते हैं। आपको पता है नोबल गैस को इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते आप, लेकिन अब फर्क देखना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन, इसमें क्या हो रहा है पढ़ते जाओ। एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, यस और नो मेरे बच्चे साथ में बोलो। yes, बहुत अच्छे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, यस और नो? और फिर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सभी नोबल गैस में कौन जल्दी लिक्विफाई होता है, तो वो किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, वो किसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल है, वो हीलियम। तभी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो उसका डिफरेंट होता है। तो लिख लीजिएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट easier to liquefy. Am I clear to all of you? Yes or no? जल्दी बोलो तेज। लर्न हो गया सब कुछ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद हो गया? अब मुझे मेरी तरफ देखिए बताओ,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का इंटरेक्शन एनर्जी कितना है? एक बात कैसे पूछ रहे हो आप? पहले ये तो पूछो कि वो स्टेशनरी है रोटेटिंग है। बिल्कुल, और ये लिखा होता है पेपर में, ये ध्यान रखना, ठीक है? वो लिखा होगा, ऐसे नहीं सर 1/r, वो तो जब लिखा हुआ है तभी तो बताएंगे सर, क्योंकि दोनों में तो वैल्यू अलग अलग होती है। कब ना, अभी तो कुछ नहीं लिखा। कहाँ लिखा? मैंने तो क्वेश्चन पूछा, लेकिन सर इसमें कुछ नहीं है तब ना। और रेडॉन रेडियो, हाँ रेडॉन तो ले सकते हो, वो आगे आ जाएगा, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। आगे मूव करें। बैकग्राउंड म्यूजिक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है as it causes association of molecules, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, इसमें नो एसोसिएशन। तो इसको हम वीक इन नेचर मानते हैं, ठीक है? अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो देखिएगा। सबसे पहला होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। क्या? ठीक है, मतलब आपके मेंस 2023 में एक क्वेश्चन ये 100% होगा, और आप देख लीजिएगा, मेरे शब्द भी मिल जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, वो आपको पता है कि अपनी कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब मैं कुछ केसेस देता हूं। H2O, ध्यान से देखते जाइएगा, H2S, H2SE और H2P, नाराज तो नहीं है? पक्का? ये कौन सा हाइड्राइड है? दिस इज हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, ठीक है? फिर अगला देखते हैं HF, HCl, HBr और HI। These are also hydride of group 70, ठीक है? तीसरा NH3, PHS3, ये कौन सा बेटा? ग्रुप 15 हाइड्राइड। 18 हाइड्राइड बनाता नहीं है, इसलिए उसके हाइड्राइड को करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? वो कंपाउंड करता है जिसके अंदर OH होता है, NH होता है, FH होता है। यानी अगर आपका हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो। हम लोग कहते हैं, हमारे टीचर्स ही बताते हैं कि बेटा जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो मैंने याद होगा 11th 12th में भी मैं बोलता था कि हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, CH3F के पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इसमें भी है, लेकिन ये H बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है? तो अब आप उस कैटेगरी के हिसाब से सोचो, मेरे बच्चे इतने स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, मुझे बताओ इसमें किसके अंदर H बॉन्डिंग है? बहुत अच्छे, तो क्या लेंगे हम? आराम से लिखेंगे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको सोचना ही नहीं है, साइड कर लेना है। अब बाद में इनको देखते हैं, भाई इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है ना? अब तो किसी में नहीं है, नो H बॉन्ड। तो जजमेंट कैसे लोगे? इस ऑर्डर में आने पर, ध्यान से देखो, कॉपी नहीं करना, इस ऑर्डर में आ रहे हो तो साइज बढ़ रहा है ना? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो अब लिख लिखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, यस और नो? तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा? बहुत अच्छे, वैन डर वाल्स फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। सो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? ऑर्डर इज H2O का सबसे ज्यादा,
then we'll have H2P, then we'll have H2SE, and then we'll have H2S. Am I clear to all of you? Yes. पहले मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लिया, उसके बाद मैंने वैन डर वाल्स फोर्स के हिसाब से जल में। अब आप लोग स्मार्ट बच्चे हो भाई, बहुत अच्छे थे वो कितना है, ये इसलिए कहता मैं आप लोग भाई साहब आप लोग आईआईटी इंतजार कर रहा है, कोई अब आके एडमिशन ले लीजिए, आप लोग नहीं चाह रहे वहां पे जाना। चलो इसका ऑर्डर बता दो, किस कौन सिखा रहा है, देखो ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप 16 आपने कर लिया, ये ग्रुप 17 हो गया, ग्रुप 15। कल भी मैंने आपको ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का क्वेश्चन कराया। तो हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन, थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसका ऑर्डर। नहीं, एक मिनट, इसको पहले आप यहाँ देख लो, पहले इन दोनों कॉपी करो, फिर मैं इरेज करता हूँ, उसको इरेज करना मुझे चाहिए होगा एरिया, इन दोनों कॉपी। बेटा आप समझ गए ना, इसका आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। इसमें क्या है बेटा, highest boiling point because of इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अभी 12th में पढ़ा है, तो शायद एक छोटी सी बात पता होगी आपको, मैं लिख देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to strength of intermolecular H1. Agree? Yes. Strength of intermolecular H1. और further directly proportional है electronegativity of atom attached to H hydrogen. ठीक है, तो क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है? नहीं, सबसे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन है। तो इसकी एच बॉन्डिंग तो करता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग नहीं करता। तो ऑर्डर ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और यही है अगर बुक में थोड़ा सा अलग लिखा हो तो आप उसको कंसिडर नहीं करना, यही ये ऑर्डर। अगर आप इसको छोड़ दो, अमोनिया को साइडलाइन कर दो, तो आपने क्या ट्रेंड देखा है, जल्दी बताओ बेटा। एक्सेप्ट, अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट अमोनिया, अगर अमोनिया को कंसीडर नहीं करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चे? तो इस ऑर्डर में जाने पर मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, so boiling point also decreases। डन है? चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको बेटा, क्योंकि वो एच बॉन्डिंग कर रहा है ना, लेकिन उसका एच बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वैन डर वाल्स फोर्स को आउटवे कर सके। समझ रहे हो? आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रायोरिटी दी है, लेकिन यही पे ऑक्सीजन होता, फ्लोरीन होता तो सबसे आगे होता, क्योंकि वो जो एच बॉन्डिंग करता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया हुआ था, शायद इस बार के मेंस 2022-23 के पहले अटेम्प्ट में भी आया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो? तो गलती जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, आया था जो था उसमें अमोनिया ऑप्शन था, तो बहुत बच्चों ने अमोनिया टिक कर दिया था, ये मान के कि नाइट्रोजन एच बॉन्डिंग कर रहा है। तो हमें एच बॉन्डिंग कंसिडर करना है, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वैन डर वाल्स फोर्स आउटवे कर जाता है, तो वो मैंने केसेस बताए एक यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना। आपने जो 12th में पढ़ा था अल्कोहल और अमीन्स में, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ना, तो वो सारा डोमिनेंट फैक्टर है। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा। भी आता है नहीं बेटा, क्या है ना, माइंड में एक चीज बैठा हुआ है हमारे कि एच बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके आगे कुछ भी नहीं, तो हम ढूंढते हैं कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसको सबसे आगे करते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करी यार। तो सर NH3 का एक्सेप्ट है, तो NH3 का क्या होगा? NH3 का क्या होगा? NH3 तो है ना, बीच में है ना, लेकिन इन दोनों का वैन डर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो वैन डर, अगर आपको याद होगा, एक मिनट मेरी बात सुनना ध्यान से, जब हमने 12th में पढ़ा था, जब भी मैं लिखवाता था, सुनो मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ ईथर ऑफ कंपैरेबल मास, boiling point of carboxylic acid
इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास। तो मास को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मास चेंज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा, फिर एच बॉन्डिंग की कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो, जिनका मास सेम हो उसमें आप एच बॉन्ड को ऊपर रखोगे। अब क्या इन दोनों का मास सेम है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एच अगर मास सेम हो तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हाँ, मास को भी आउटवे कौन कर रहा है? अगर मेरा बहुत ज्यादा, तो एच एफ ने किया, उसको वाटर ने किया, सब नहीं कर पाते। लेकिन अब जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ये कि अगर तीनों का आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे करेंगे भाई? आप एच एफ, H2O और NH3 नोट लिखो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स कलेक्टिवली बेटा, आप सुनना ध्यान से। Water has highest boiling point because it forms extensive intermolecular H bond। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आपके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन है आपकी बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होती है। समझ में आ गया ना मेरे बच्चे? तो इसकी H बॉन्डिंग इससे ज्यादा होती है, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। समझ में आ गया मेरे बच्चे? ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी बातें ही पेपर में आते हैं बेटा। ट्रेंड ही पूछना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आना ना, ऑब्जेक्टिव में ही आना है बेटा। वो अलग कैटेगरी अलग होगी ना हमारी। आगे मूव ऑन करें। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब लिखो, फर्स्ट वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो मेरे बच्चों को याद भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। देन वी हैव अल्कोहल और फिनॉल, फिर अमीन्स, फिर एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, देन बहुत अच्छे। कीटोन ज्यादा क्यों मेरे बच्चे? मोर पोलर। तो इसका क्या है? स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बहुत अच्छे। फिर एल्डिहाइड है, फिर एल्डिहाइड, हाँ, फिर आपका ईथर आ जाएगा, फिर आपका हाइड्रोकार्बन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ये क्यों? क्योंकि इन तीनों ने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर। और इन दोनों ने क्या किया? एल्डिहाइड कीटोन ने डायपोल डायपोल। जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा। दोनों में, दोनों में। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डन, मूव ऑन करो। सारे ऑर्डर्स याद है? आंख बंद करके सोचो, सारे ऑर्डर ऑन द स्पॉट याद होने चाहिए। सब याद है? बॉइलिंग पॉइंट एच एफ कहां था? पीछे, आगे, उसके बाद फिर बहुत अच्छा, NH3 का कहां था? NH3, बिल्कुल। वाटर सबसे आगे था। अच्छा, एक कोई कौन सा नोबल गैस है जिसको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है? ठीक है, इरेज कर दूं? लिक्विफिकेशन नोबल गैसेस की पूछी थी, इरेज करो। ईज ऑफ लिक्विडेशन बढ़ता है ना। आगे मूव ऑन करो। चलो नेक्स्ट लिखो। अब बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको तो पता है हम आधे घंटे तो समय मानते हैं ना। अभी तो करें ना बॉन्डिंग, तभी तो करें, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो, वोलेटिलिटी सेकंड एप्लीकेशन, इरेज करो।
लिख दिया वॉलेटिलिटी। देखो वॉलेटिलिटी ये ऑर्गेनिक आ गए, सारा इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ये ऑर्गेनिक, इसलिए तो कहते हैं कि बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक। बॉन्डिंग जितना अच्छा है बॉन्ड ऑर्गेनिक उतनी अच्छी। ठीक है, ये सारा खून जला दिया मैंने अपना, डायपोलमेंट में भी खून जलाया 12th में, तो थोड़ा वो डायपोलमेंट के बारे में आगे। चलो देखो वॉलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यानी H बॉन्ड, मतलब समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जिसमें H बॉन्ड है वो वोलेटाइल नहीं होगा। वोलेटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अब मुझे बताते हैं, एक लेते हैं, वो होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, वो हो गया ये। दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। काफी प्रॉपर्टी आप लोगों ने करी थी इसकी। हाँ एक मिनट, तो इसके बारे में पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी ना हम लोगों ने, बताओ। इसमें हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, बहुत अच्छे। इसमें नो एसोसिएशन, यस। हाँ मोर वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या, हाई है लो? बहुत अच्छे। इसके बारे में अच्छा अच्छा, इससे बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। पैरा वाला थोड़े सिमेट्रिकल होता है ना बेटा। अच्छा आप मेरे को और से पूछ लो। नहीं सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिमेट्रिक है ना, क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं हो पाता ना। अच्छा देखो पैरा क्या होता है? मोर सिमेट्रिकल। हाँ मोर सिमेट्रिकल है तो क्या होगा बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं सॉरी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फिर क्या बोलोगे? लेस वोलेटाइल। कॉपी कर दो। ये इसका है, ऑर्थो का लो है बेटा। और ये सिमेट्रिकल है ना, तो जो पैरा मॉलिक्यूल्स होते हैं दे फिट्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द क्ले। पढ़ा तो एक बार, तो क्वेश्चन भी तो आया था। अच्छा अब बताओ, आपको ऑर्थो डाइक्लोरबेंजीन वाला क्वेश्चन आया था जिसमें डायपोल मोमेंट के हिसाब से मैंने लिंक किया था कि ऑर्थो की डायपोल मोमेंट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब देखो कॉपी कर लो बेटा। बेटा ऑर्थो में कम होती है ना वोलेटाइल, ये मोर वोलेटाइल है ना, कोई एसोसिएशन नहीं है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए मेरे बच्चे। इसमें तो कुछ बॉन्डिंग ही नहीं है ना, H बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है ना, तो इनमें एसोसिएशन नहीं पॉसिबल है। देखो यहां बनाता हूं, ये देखो ये देखो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है। इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रा के डायरेक्टली हुआ इंट्रा मोर वोलेटाइल है क्योंकि वो इजीली टूट जाता है। वॉलेटिलिटी जो हुआ इंट्रा के डायरेक्टली हुआ। अब वॉलेट में करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हम कह सकते हो, कह सकते हो। इंट्रामॉलिक्यूलर को कोई फोर्स नहीं मानते ना बेटा। आगे बढ़े, ठीक है। थर्ड लिख, अब एक बात बताओ, यहाँ H2S, ठीक है, और H2O, HF, HCl, HBr,
अब आप ये बताओ इसमें वॉलेटाइल कौन है? यूज किया है लैब में आपने? सॉल्ट एनालिसिस में H2S गैस यूज नहीं किया है? वॉलेटाइल है तभी तो उसकी स्मेल आती है। और वो क्यों वॉलेटाइल है? क्योंकि H बॉन्डिंग नहीं है। तो जिसमें H बॉन्डिंग नहीं होता वो वॉलेटाइल होता है। और एक और एग्जांपल सुनना चाहते हो वॉलेटाइल का? एल्डिहाइड और कीटोन। चलो देखते हैं मेरे बच्चों को कितना याद है। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तुम्हें बताएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का एक तरीका मैंने आपको बताया। वेरी गुड। एसिटल और हेमी एसिटल में कन्वर्ट कर लें और वापस जिस दिन चाहिएगा मेरा मन होगा गुड। ये हो गया जिसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं है ना, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। H2S में H बॉन्डिंग नहीं है ना, वोलेटाइल है। एसोसिएशन नहीं है ना, एसोसिएशन से बॉन्डिंग H2S और H2SE दोनों में कौन वोलेटाइल है? ये भी है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना। ये भी देखना है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन में ना बढ़े। अल्कोहल टेक्स सम लॉन्गर टाइम बेटा, इतनी आसानी से नहीं होता। अभी बात बताओ, घर में आपके नेल पॉलिश रिमूवर है, आप रख के जाओ शाम तक उड़ जाएगा पूरा का पूरा। तभी तो अभी आप एक्चुअली अभी 12th में मैंने कराया था ये, इसलिए तो करवाया था। नॉर्मली मैंने आपको बोला था कि बुक में नहीं है, इसलिए तो मैंने कराया था कि एल्डिहाइड कीटोन को क्यों बनाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन उड़ जाएगा और हम इतने लंबे टाइम तक स्टोर करके ऐसे रख लेते हैं। वही तो मैंने आपको बताया था कि एसिटल हेमीएसिटल बना लो, रख लो, जिस दिन तक मैंने यूज करो, जब भी आपको चाहिए वापस उसमें एक दो ड्रॉप एसिड का डालो, वापस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेज करो। चलो नेक्स्ट लिखो। अगला हम यूज करते हैं बेटा, होता है फिजिकल स्टेट। ये H2O, H2S, H2SE और H2P, फिर HF, HCl, HBr और HI। किसके अंदर H बॉन्डिंग है? किसके अंदर H बॉन्डिंग है? इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है या नहीं है? और जिनके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जिसके अंदर भी H बॉन्डिंग होता है वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि इनके अंदर क्या लिखोगे आप? नो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, तो लिखोगे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। Am I clear to all of you? Yes or no मेरे बच्चों? समझ में आ गया? अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आप करना है एमसीक्यू से, आपको समझ में आ जाएगा। Which among the following exist in liquid state? Which among the following exist in gaseous state? और उसके लिए कोई बहुत सारा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत। समझ में आ गया बेटा? डन। बॉइलिंग पॉइंट अभी तक सब कुछ याद हो गया, सारे ऑर्डर्स याद है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ। अब हम बॉन्डिंग ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं हमारा। एक फिजिकल स्टेट के बाद नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। सुना है आपने विस्कोसिटी के बारे में? फ्रिक्शन इन लिक्विड। माय गॉड, ये इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है यार। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो अब आपको पता है जिसमें जितनी अच्छी H बॉन्डिंग होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला है HNO3, पता नहीं घर में यूज करा है कि नहीं, घर में लैब में H2SO4। अब बोलोगे सर ये हमने घर में कहाँ यूज कर लिया? H3PO4। इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, कितने बचे हैं यहाँ पे? एक। कितने बचे हैं यहाँ पे? कितने बचे हैं यहाँ पे? दिख रहा है कुछ? तो जब आप इस ऑर्डर में जाते हैं तो लिख दो नंबर ऑफ OH इंक्रीज करना है, यस और नो? और नंबर ऑफ OH इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड increases, so viscosity also increases, boiling point also increases।
याद रखिएगा, इतनी अच्छी एच बॉन्डिंग है इनमें, इतनी अच्छी एच बॉन्डिंग है कि ये आपको पता है ये कैसा होता है। कफ सिरप देखा है आपने, हनी देखा है, कैसा होता है। और H2SO4 को घर लैब में उठा के देखना, जो अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा तो देखते हो कितना धीरे धीरे गिरता है वो, लेकिन वो आप कॉन्सेंट्रेटेड रहने कहाँ देते हो, उसमें तो पता नहीं कौन कौन से केमिकल मिक्स कर देते हो लैब में जाके। आप एक्सपेरिमेंट तो करने जाते नहीं हो, आप इसका उठा के इधर, इसका उठा के इधर, तो आप लोग खेलने जाते हो। तो अगर वो एक्चुअल कंसेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा तो जैसे ऑयल नहीं होता हमारे घर में, वैसा होता है वो। नहीं, टेस्ट में तो यूज सॉल्ट एनालिसिस में कंसंट्रेटेड यूज नहीं किया। नहीं, करम भी तो पता होना चाहिए। हमारे तो लैब सर वैसे तो पता नहीं, आपने एक बॉटल थोड़ी सी कंसंट्रेटेड की। आपको एक छोटा सा नोट अभी रह गया, एक प्रॉपर्टी और भी रह गई, शायद ये आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में सॉरी। H2O has minimum density at 0 degree Celsius and maximum at 4 degree Celsius, याद है? हमारे पेपर में क्वेश्चन डाला था। ठीक है, इसका क्या होता है बेटा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू H बॉन्ड, इसलिए तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है एंड डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली आपका डेंसिटी कम होगा तो वाटर हैज मिनिमम डेंसिटी। और जब इस पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो H बॉन्ड ब्रेक्स, कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स comes closer, molecule will come closer, क्या होगा, volume decreases and density increases. Am I clear to all of you? अभी करेंगे ना, अभी लेटेस्ट एंथैल्पी कराऊंगा तो मैं बताऊंगा हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगा। आगे बढ़े बच्चों, डन। ये मॉलिक्यूल कम क्लोजर, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। आगे मूव ऑन करूं, अब देखो नेक्स्ट में बेटा आयनिक बॉन्ड। इसके बारे में मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, लॉस एंड गेन ऑफ, हाँ भरोसा है बेटा, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पहला आ जाता है, इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन, फर्स्ट लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इन एनर्जी। जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन एक बच्चा कंफ्यूज रहता है, उसको ये नहीं पता कि सर लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। लैटिस मतलब होता है एक आयन का स्ट्रक्चर, केटायन आयन का एक अरेंजमेंट को हम लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है आप ध्यान से देखिएगा, लैटिस एंथैल्पी। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आपने एनर्जी सप्लाई किया अपने आयंस में ब्रेक करने के लिए। तो इस काम को करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं एक आयनिक कंपाउंड को अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक करने के लिए, उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा है कि जब एक कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस कहते हैं। अब इसके फैक्टर होते हैं बेटा,
इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है चार्ज, ठीक है। तो कहते हैं लेटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस इनटू Q माइनस, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो, तो मैं देता हूं। पहला है MgO, क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब चार्ज देखना, क्या लिख दिया मैंने ऊपर, फिर लिखा MgCl2, फिर लिखा मैंने NaCl, ठीक है। व्हाट द चार्ज ऑन इट, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, इसके ऊपर बहुत अच्छा, इसके ऊपर फिर ठीक है। अब हम देखिए चार्ज के हिसाब से देखेंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाई बाई, 2 यूनिट को बाई बाई कह रहा है ये, यानी MgO MgCl2 से ज्यादा स्टेबल होता है और MgCl2 NaCl से ज्यादा स्टेबल। तो पहले आपने अपना चार्ज का प्रोडक्ट देखना, उससे हेल्प ना मिले तो आप साइज की देखेंगे, लेकिन देखिए चार्ज इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर साइज। दूसरा सेकंड फैक्टर साइज, कहते हैं लेटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस प्लस R। अब इसका देखो ध्यान से देखो, Na2O और NaF, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, नोट करके एक बात याद रखना, चार्ज इज प्रेफर्ड ओवर साइज। दिख रहा है आपको, चार्ज इज प्रेफर्ड ओवर साइज का मतलब क्या हुआ। अब बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, बताओ F के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है ना। और अब बताओ O2 माइनस और F माइनस में छोटा कौन है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, फिर से बोलो, जिसका साइज छोटा उसकी लेटिस एंथैल्पी, तो उस हिसाब से इसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चार्ज किसका ज्यादा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब चार्ज और साइज दोनों ऑपोजिट बात कर रहे हो तो आपने प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को देना, तो इसलिए इसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, यानी Na2O इज स्टेबल देन NaF। और ये स्टेबिलिटी लेटिस एंथैल्पी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता कर सकते हो, बहुत सारी चीज मैं आपको दिखवाता हूँ। यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दो चीजें होती है ना कैटायन एनायन। अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी, चलो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। अगला जो फैक्टर है आपका वो नेक्स्ट आप देख लो, वो एप्लीकेशन ऑफ एनई। पहला, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसमें नोट पढ़ना है आपको, smaller cation stabilizes smaller anion, while larger cation stabilizes larger anion। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि अमीर अमीर को सपोर्ट कर रहा है और गरीब गरीब को सपोर्ट कर रहा है। अब आपके हिसाब से लार्जर एनायन कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। एनायन कौन कौन से हैं, सल्फेट को हम लार्जर एनायन कैटेगरी में डालते हैं, कार्बोनेट को भी लार्जर एनायन बोलते हैं, नाइट्रेट को भी हम लार्जर एनायन बोलते हैं, ठीक है। सल्फाइड को भी आप लार्जर एनायन बोलते हैं। स्मॉलर एनायन कौन कौन से हैं, ठीक है। स्मॉलर एनायन कौन कौन से हैं देख लो आप। हाँ बिल्कुल,
एलाइड सारे के सारे, हाइड्रोक्साइड भी स्मॉलर एनाइड, नाइट्राइट आप कह सकते हो, वैसे नाइट्रेट तो बेसिकली नॉर्मल है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो लार्जर नाइट्राइट, तो एनाइड। अब आप इसको यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। बस यही है और तो नहीं फिलहाल के लिए इतना काम चल जाएगा। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट देखो यार Li2CO3 ठीक है, ये कैसा एनायन है मेरे बच्चे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, पक्का? ये कैसा एनायन है? बहुत अच्छा। ये कैसा कैटायन है? बहुत अच्छे, फिर से बोलो। और ये आंसर आपके सामने। इस ऑर्डर में आपकी साइज बढ़ रहा है तो बड़ा सेविंग ग्रुप के तो मेंबर है लिथियम नोडियम। अच्छा अब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी स्टेबिलिटी? तो कहते हैं इसको थर्मल स्टेबिलिटी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। कौन? ये, यानी दिस इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, पता नहीं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल की बात हम किसकी कर रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। आगे बात, और ये डिकम्पोज कर जाता है, ये डिकम्पोज नहीं करता। रीजन दे पाओगे ना? अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अब देखो ना, मुझे बताओ इनमें सबसे स्टेबल कौन है आपके साथ? जल्दी बताओ। सीजियम वाला ना, और जो डिकम्पोज हो जाएगा इजीली। और आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर आपने इसको हीट किया ना मेरे बच्चे, तो ये टूटता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2। आप ध्यान से देखो, अगर इसको हीट करोगे ना तो ये टूटता है NaNO2 और O2। आपको डिफरेंस देख रहे हो? आपने जब इसको हीट किया तो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, लेकिन जब आपने इसको हीट किया ये डैमेज नहीं हुआ। यानी ये क्या है, मतलब ये क्या हुआ? स्टेबल। चलो जल्दी से कॉपी कर लो मेरे बच्चे। तो ये सिर्फ इन दोनों में ही चलता है? नहीं नहीं, आप अभी के लिए मैंने एग्जांपल दिया ना जो यूज कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। उस ऑर्डर में तो यानी तो ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ तो NO3 है। आगे बढ़े। ये अपन पीरियोडिक में कराया था लास्ट। वो एनॉमलस बिहेवियर में करवाया था। हाँ। पर उसमें 4 ऑक्सीजन कैसे आ रहे? अरे तो बैलेंस करना ना, मैं ऐसे कहते ठीक है, तो बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग तो हो ही जाएगा। आगे मूव ऑन करें। बेटा कल हो सकता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे हो पूरी तरीके से। हाँ कल, बिकॉज क्या होता है ना यहाँ पे देयर इज एन वो एमसीए की क्लासेस टू explain the solubility of the molecules. To explain the solubility of अब देखो for the compound to be soluble,
hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. For the compound to be soluble, hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. Hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. यानी HE LE से बड़ा होना चाहिए. HE एक्चुअली हो गया आयन डायपोल इंटरेक्शन का ऑल्टरनेट. वो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है. सपोज ये एक कैटायन है, ठीक है, और वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करता है. देखो ऐसे, ठीक है, ये वाटर है. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने ऐसे बना दिया. तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है मेरे बच्चे, देखो ये वाटर का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और 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 ये पॉजिटिव. तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, आयन डायपोल. ठीक है, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वाटर के इंटरेक्शन, इसी को हम एनर्जी रिलीज इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो कहते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, अगर ज्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल है, और नहीं है तो. अब क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है मैम? थोड़ा सा आइडिया. अगर मैं कंपाउंड दे दूं तो कैसे हम जजमेंट लेंगे, कुछ आइडिया? अच्छा, अब सुनो ध्यान से. वैसे ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? चार्ज के इनवर्सली वही सेम चीज है. मैंने कहा ना, आयन जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी है. मैं आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना. इसको आप कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो कहते हैं, आप लिख लीजिए, He is directly proportional to charge and inversely proportional to size. और एग्जांपल याद होगा, Cu2 plus has higher hydration enthalpy. ये करा भी है than Cu plus, क्योंकि चार्ज ज्यादा है. जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. इसकी कंडीशन सुन लो कि ये चीज कब पॉसिबल होगा. इफ देयर इज large difference in the size of ions. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर आयंस के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा और कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन वाटर. और अगर आपका LEHE से बड़ा होगा, क्या? कब? इफ देयर इज लेस डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस. और कंपाउंड क्या हो जाएगा? विल बी इनसॉल्युबल. कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल. अब आपको मैं बताता हूं, ये आंसर आप देंगे, रोहन देगा. चलो आंसर, ठीक है. अब है BeO और BaO, इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर? अब बताओ, ये बेरिलियम सबसे पहला मेंबर है, तो ये है स्मॉल कैटायन, और वो तो वैसे ही छोटा है. व्हाट इज इट? और ये अब बताओ, इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना. तो क्या लिखोगे आप? लार्ज साइज डिफरेंस. अगर साइज डिफरेंस ज्यादा होता है तो कौन सी चीजें ज्यादा हो जाती है? HeLe से ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबल. और ये कंपाउंड क्या होता है मेरे बच्चे? इनसॉल्युबल. जिसका LeHe से
समझ में आ गया? दोनों का साइज अगर एक जैसा हो तो। अब दूसरा मुझे नहीं पता, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग मुझे आंसर दोगे। दूसरा आंसर देखते, VSFO डेटा मांगे कार स्कूटर गोश्त के, ये होगा सॉल्युबल और ये होगा। अब हमारे जो साइंटिस्ट टीचर्स हैं खूब लंबी लंबी कहानी बताते हैं, इट डिक्रीजेस मोर रैपिडली। हमारे एनसीईआरटी में बहुत लंबी लंबी बातें लिखी हुई, कुछ दिमाग नहीं लगा। आपको फर्स्ट और लास्ट वाले को देख लेना, आपका काम सेट हो गया। फर्स्ट वाले को देखो क्या है, दोनों का साइज में डिफरेंस है तो उसका HELE से बड़ा हो गया। लास्ट वाले का दोनों का साइज डिफरेंस होता है LE, इसका मतलब नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। आंसर हो गया। यस और नो? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे LE से बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया मेरे बच्चों? लॉजिकल ये सारी चीज आपकी केमिकल बॉन्डिंग थी, और केमिकल बॉन्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है फजान से। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ये सारी चीज जो भी आपने की वो ढूंढते रहिए अपनी किताबों। बेटा इसलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस करके कभी भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। आप बिना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखना, मेंस के क्वेश्चन ज्यादातर नए होते हैं। तो रटा रटाया कुछ नहीं है कि हमने रटा और एग्जैक्टली आंसर लिख दिया, वहां पे अप्लाई आपको अपना कॉन्सेप्ट ही करना होता है, या नीट में या जेई में, दोनों में। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट है तो अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो आगे, अब लिखते हैं फजान्स रूल ऑफ कोवेलेंस। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा होता है कि इतना मेहनत करने के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि उन्होंने बोला भाई कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, एवरी बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो लिखते हैं फजान्स रूल। Which is due to the distortion of electron cloud of anion by the cation। इसी में हम दो बात करते हैं, एक होता है आपका पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, दूसरा होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और दूसरा होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या होता है बेटा? कहते हैं एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। कितनी आसानी से वो डिस्टॉर्शन कॉज कर रहा है, इस चीज को हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और इसमें ऑर्डर है, जो चीज मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको भी सबसे पहले ही देखना है। फर्स्ट होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यानी 18 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और आयंस, इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, तो ये होते हैं मोर कोवेलेंट। ये ध्यान रखना है आपको। अब सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है? ये बहुत अच्छा एग्जांपल एक है CuCl और एक आपका CuCl में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Cu+ है,
NaCl में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Na+ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d10। अब बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और क्या ये नोबल गैस नहीं है बताओ? Na+ जो होगा वो नियॉन के बराबर हो जाता है कि नहीं है? नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। इसलिए हमने Na+ को क्या बोला बेटा, नोबल गैस को क्या बोला, और Cu+ को क्या बोला हमने, सूडो नोबल, यानी इट इज फॉल्स नोबल गैस। तो कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इनकी कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस होती है, उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो अब हमने देखा, ध्यान से देखा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है मेरे बच्चे, ज्यादा, इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, इसलिए दैट इज व्हाई CuCl is more covalent than NaCl। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आप जब 12th में थे तो 12th में क्वेश्चन करा होगा, KCN जो है वो आयनिक है, ठीक है, और AgCN जो है वो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। आपको पता है ये क्या है, क्योंकि ये Ag+ था, और Ag+ क्या होता, सूडो नोबल गैस। कुछ याद आया? 4d10 5s1 होता है, सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन व्हाट, क्रिप्टॉन 4d10 5s1 था ना, तो Ag+ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, क्रिप्टॉन 4d10। तो बेटा ऐसे लिखोगे तो 4d10 से पहले 4s2 और 4p6 भी तो था, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं मेरे कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस तो नहीं है, अगर है तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है आप लिख लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। क्लियर है मेरे बच्चों? जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? ये आपने Ag+ को क्यों बोला, कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हमें पता चला कि इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नोबल गैस के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 वाला नोबल गैस और 18 वाला सूडो। समझ में आ गई बात? नोबल गैस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ ज्यादा, क्योंकि बेटा नोबल गैस ये क्या ना, साइकोलॉजिकली भी आप ऐसे, अगर आप इंसान समझोगे तो इनको इंसान के तरीके समझो, इनको लगता है भाई अब मैं नोबल गैस बन गया ना तो अब मैं स्टेबल हो गया, अब वो किसी और को छेड़ते नहीं है। तो यहाँ पे छेड़ने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, छेड़ना का मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। ये सूडो नोबल गैस है, इसको लगता है यार मैं भी नोबल गैस नहीं हूँ, तो ये छेड़खानी थोड़ी सी कर सकता है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड, फर्स्ट कॉपी कर लो बच्चे, कर लिया आपने कॉपी? तो कहते हैं बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब एग्जांपल देखना, NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। यहाँ पे कितना चार्ज है Na के ऊपर, +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3। एनायन तो सेम ही है बेटा, चार्ज बढ़ रहा है, यस और नो? चार्ज इंक्रीजेस तो कोवेलेंट कैरेक्टर, चार्ज के इंक्रीज करने से पोलराइजिंग पावर आल्सो इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस।
समझ में आ गया? दिस हैज हाईएस्ट एम्पियर। थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड, चार्ज के साथ साथ फिर आपका साइज आ गया। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो आयनिक रेडियाई के। ठीक है, अब मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड, एनायन सेम है सब में, कैटायन डिफर है। देखो यहाँ पे नीचे आने पर चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इज सेम, सब में सेम है बेटा, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा तो डिक्रीजेस, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेन डोमिनेंट बॉइलिंग पॉइंट का होगा। आगे बात समझ में बच्चे? अब देखो नेक्स्ट, जिस तरह आपका पोलराइजिंग पावर होता है उसी की तरफ पोलराइजेबिलिटी भी होता है, तो देखो ये कॉपी कर लो बच्चे। लिखो बेटा, हाँ, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन लिखो। लिखो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन, ये तो कैटायंस की बात कर रहे हैं ना। तो कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर साइज। अब आप देखो LiCF, इसमें कैटायन सेम है या नहीं है, बताओ। सेम कैटायन, तो एक मिनट, सारी बातें किसके ऊपर घूम के आ गई, किसके, साइज ऑफ एन आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। पहला, यानी LiF को आप बोलोगे लीस्ट कोवेलेंट, ठीक है, और वहीं पे आप LI को क्या बोलोगे बेटा, मोस्ट कोवेलेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा, कौन बताएगा, सुमिता बताइए। MgCl, MgO, Mg3N2, सुमिता बताओ बेटा कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है। कैटायन तो सेम ही है, एनायन का क्या देखना है, चार्ज बता। N3 ये -1 है, -2 है, -3, क्या बढ़ रहा है नीचे जाने पर, चार्ज ऑन एनायन क्या बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी increases, तो कोवेलेंट कैरेक्टर, yes or no, Mg3N3 नहीं, Mg3N3 डन है बच्चे, ठीक है। अब विल स्टार्ट विद डायपोल, और आप उसमें एडवांस के क्वेश्चन कल करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी करा रहे हैं सर, नहीं, डायपोल में आज नहीं करेंगे।